ने कल के क्लास में ये सीखा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब हम लोग ने ये सीखा था कि जिस ट्रांसपोर्टेशन में मॉलिक्यूल्स जो अपने लोअर कंसंट्रेशन से कहाँ जाते हैं, हायर कंसंट्रेशन में, और उसमें क्या खर्च होती है, एटीपी यानी एनर्जी खर्च होती है, तो उसको हम लोग नाम देंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ने सीखा था सोडियम पोटेशियम पंप, यानी आयंस जो होते हैं वो कोशिका झिल्ली के अंदर और बाहर आते जाते हैं। जिस ट्रांसपोर्ट के मेथड से उसी को नाम दिया गया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा नाम था पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी निष्क्रिय परिवहन, या उसी को बोलते हैं अक्रिय परिवहन। यानी इस परिवहन में या ट्रांसपोर्टेशन में सीखे थे कि मॉलिक्यूल्स जो है अपने हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाता है, लोअर कंसंट्रेशन में, और बिना एनर्जी खर्च किए हुए मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो उसको नाम दिए थे पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो सकती है या फिर किसी ना किसी कैरियर प्रोटीन के माध्यम से होगी, लेकिन ये तय था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब भी होगा तो वो कैरियर प्रोटीन या गेटेड चैनल के माध्यम से होगा। और पैसिव ट्रांसपोर्ट को दो ग्रुप में बांटा गया था, एक का नाम था डिफ्यूजन और दूसरे का नाम था ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की अगर हम लोग बातें करें तो डिफ्यूजन का मतलब हम लोगों ने सीखा था कि मॉलिक्यूल्स जो हैं अपने हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, उसको नाम दिया गया था विसरण या डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन स्पेशली हम लोग बात करते हैं गैसियस मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में। वहीं जब डिफ्यूजन स्पेशली हम लोग वाटर के लिए पढ़ते हैं तब उसका नाम हो जाता है ऑस्मोसिस यानी परासरण। और डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, उसी को नाम दिया गया था ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस दो तरह की हो गई थी, एक इंडो ऑस्मोसिस और एक एक्सो ऑस्मोसिस, यानी अंतः परासरण और बहि परासरण। तो हम लोग ने ये सीखा था इंडो ऑस्मोसिस का मतलब वाटर जो है वो सेल के द्वारा गेन किया जा रहा है, और एक्सो ऑस्मोसिस का मतलब वाटर जो है वो सेल के द्वारा लॉस किया जा रहा है। तो सेल कब वाटर गेन करेगी और लॉस करेगी वो डिपेंड करता है सेल के सराउंडिंग के आधार पे। तो मीडियम को हम लोगों ने तीन ग्रुप में बांटा था, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, इसके अलावा हाइपरटोनिक। अगर आइसोटोनिक मीडियम में सेल को प्लेस कर देंगे तो जितना वाटर अंदर आएगा उतना ही वाटर बाहर जाएगा, मतलब उस केस में सेल के द्वारा गेन और लॉस की गई वाटर की अमाउंट सेम होगी, इसलिए सेल के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप हाइपोटोनिक मीडियम में किसी सेल को प्लेस कर देते हैं तो उस समय इंडो ऑस्मोसिस होगा, यानी वाटर सेल के अंदर इंटर करेगा जिसके कारण सेल का साइज इंक्रीज करेगा। वहीं एनिमल के केस में एक सेल क्या कर जाएगी, एक सर्टेन लिमिट के बाद ब्रस्ट कर जाएगी, फट जाएगी। लेकिन अगर उसी सेल को हम लोग कहाँ रख दें, हाइपरटोनिक मीडियम में, तो उस कंडीशन में वाटर लॉस होगा सेल से और सेल का साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यानी ऑस्मोसिस जो है वो डिपेंड करती है सेल के चारों तरफ के सराउंडिंग में, यानी मतलब मीडियम किस प्रकार का है उस पर निर्भर करता है। अब आ रहा है बल्क ट्रांसपोर्ट। तीसरा जो है बल्क ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना है। तो नाम से स्पष्ट है, ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है। अब बल्क का मतलब होता है ढेर, यानी ज्यादा मात्रा में, यानी जब बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर या बाहर आते जाते हैं ज्यादा मात्रा में, उसी को नाम क्या दिया जाता है, बल्क ट्रांसपोर्ट। तो बल्क ट्रांसपोर्ट में सेल अंदर की तरफ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी आने के लिए, यानी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो अंदर जाएगा। हो सकता है वो सॉलिड पार्टिकल्स हो या हो सकता है कि लिक्विड पार्टिकल्स हो। तो सेल के द्वारा फूड या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स को इनसाइड ले जाने का प्रोसेस कहलाता है इंडोसाइटोसिस। क्या कहलाता है? और वहीं जो सेल के द्वारा वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू रिलीज करने का प्रोसेस कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। तो पहला चीज हो गया बल्क ट्रांसपोर्ट क्या है, तो आप सिंपल वे में बोलेंगे प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ large amount of substances like droplets and solid food particles across plasma membrane is called bulk transport। यानी वह प्रक्रिया जिसमें बड़ी मात्रा में पदार्थ जैसे जल की बूंदे और ठोस खाद्य पदार्थ का प्लाज्मा झिल्ली द्वारा गमन होना क्या कहलाता है, बल्क परिवहन कहलाता है। अब ये जो बल्क ट्रांसपोर्ट है ये दो तरह का है, यानी सॉलिड फूड पार्टिकल्स यानी ठोस भोज्य पदार्थ या वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वे अगर सेल के अंदर इंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो उसको नाम देंगे इंडोसाइटोसिस, मतलब इंटर करना। और जो वेस्ट मटेरियल है वो सेल से बाहर आ रहा है उसको हम लोग नाम देंगे एक्सोसाइटोसिस। यानी वेस्ट मटेरियल्स या फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सेल क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ रिलीज कर देगी। तो सेल
दो तरीके से क्या शो कर रही है बल्क ट्रांसपोर्ट, एक इंडोसाइटोसिस और दूसरा एक्सोसाइटोसिस। तो इंडोसाइटोसिस का मतलब हो गया फूड और वाटर ड्रॉपलेट्स का सेल के अंदर एंटर करना। अब जो उसने वाटर ड्रॉपलेट्स और फूड लिया है उसको क्या करेगी, डाइजेस्ट करेगी, या बाहर से पैथोजेंस को ली है तो जो भी बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स को वो गेन कर रही है तो उसको ब्रेक डाउन करेगी, यूटिलाइज करेगी, और जो यूटिलाइजेशन के लायक नहीं रहेगा, अनडाइजेस्टेड रहेगा, वेस्ट रहेगा, उसको फिर बाहर की तरफ निकाल देगी, जिसको नाम देंगे एक्सोसाइटोसिस। तो बल्क ट्रांसपोर्ट का दो पार्ट होगा, जिसमें पहला आ गया इंडोसाइटोसिस, मींस प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स और मटेरियल्स बाय द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। यानी कोशिका झिल्ली के माध्यम से कोशिका द्वारा खाद्य कणों या अन्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया को नाम क्या देंगे, एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस में इंडो का मतलब होता है इंटरनल, साइटोसिस का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, मतलब कोई बाहरी मॉलिक्यूल कोशिका के अंदर कैसे वो आ रही है, ठीक है ना, इसी चीज को हम लोग नाम देंगे इंडोसाइटोसिस। तो इंडोसाइटोसिस जो नाम है वो सबसे पहले दिया गया था क्रिश्चियन डिड्यू के नामक व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। अब ये जो इंडोसाइटोसिस है वो दो तरह का होता है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। यानी जब कोई सेल कोई बाहरी खाद्य पदार्थ या फिर कोई बाहरी फॉरेन मटेरियल जैसे पैथोजेंस वगैरह को एंटर करती है तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। लेकिन जब कोशिका जल की बूंदे यानी लिक्विड मटेरियल्स को सेल के अंदर एंटर कराती है तो उसको नाम देते हैं पिनोसाइटोसिस। यानी एकदम सिंपल भाषा में बोले तो फैगोसाइटोसिस को बोलते हैं सेल ईटिंग यानी सेल का खाना खाना, और पिनोसाइटोसिस को बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग यानी कोशिका के द्वारा पानी को ग्रहण करना। तो ये ग्रहण कर रही है। तो इंडोसाइटोसिस के दो पार्ट होते हैं, अगर वो फूड या बाहरी किसी मटेरियल को इंटर करा रही है अपने अंदर, इंजेस्ट कर रही है, अंतर्ग्रहण कर रही है, तो उसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस, यानी उसको नाम दे देंगे हम लोग सेल ईटिंग, कोशिका के द्वारा खाना खाना। और पिनोसाइटोसिस मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग, कोशिका के द्वारा तरल पदार्थ का क्या करना, ग्रहण करना। तो ये दो चीजें होती हैं, जैसे आप यहां से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे फैगोसाइटोसिस यानी फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ सॉलिड फूड मटेरियल बाय द सेल, यानी कोशिका के द्वारा ठोस खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। या फैगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग यानी कोशिका का खाना खाने के रूप में भी जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है WBC और बाहर कोई कीटाणु है पैथोजेन, तो जैसे आप पढ़े हैं कि जो कीटाणु है उसको खत्म या नष्ट करने की जिम्मेवारी WBC की होती है, श्वेत रक्त कणिकाओं की होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं कई प्रकार की होती है WBC, उसमें एक आता है मोनोसाइट्स जो नेचर में फैगोसाइटिक होती है, मतलब कोशिका भक्षाणु, ठीक है ना, वो अन्य कोशिकाओं को खाती है। तब बैक्टीरिया के संपर्क में आया, तो जैसे ये बैक्टीरिया के संपर्क में आया तो इसने इनगल्फ कर लिया, यानी बैक्टीरिया कोशिका के अंदर एक छोटी सी संरचना में पैक हो गई। इसी संरचना को नाम देते हैं फैगोसोम। यानी फैगोसाइटोसिस के दौरान जिस संरचना का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, फैगोसोम। और आप ये भी पढ़े होते हैं कि लाइसोसोम पाई जाती है, और इस लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम यानी खतरनाक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना, जो किसी भी बाहरी मटेरियल या खाद्य पदार्थ को तोड़ने की क्षमता रखती हैं। तो ये फैगोसोम आगे चल के मिल जाएगा लाइसोसोम से और बना देगा फैगोलाइसोसोम। अब ये जो बैक्टीरिया है इस लाइसोसोम के अंदर मौजूद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की मदद से टूटना शुरू कर देंगे, मतलब WBC उसको मारना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। अब धीरे धीरे पूरी तरीके से बैक्टीरिया नष्ट हो गया। अब फाइनली जो वेस्ट होगा उसको बॉडी से क्या कर देगी, हटा देगी। तो यहाँ पे उसने क्या की, बाहर से कोई पैथोजेंस को इंटर कराई, मतलब खाई, या फिर फूड पार्टिकल्स को भी ग्रहण कर सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बहुत सिंपल वे में सीखे होंगे अमीबा, ठीक है ना। तो अमीबा जो है वो क्या करती है, तो अमीबा स्यूडोपोडिया के मदद से, तो अमीबा के पास स्यूडोपोडिया होता है जिसके द्वारा वो फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करती है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, अब यहां पे कोई फूड पार्टिकल है, ठीक है ना, इमेजिन कर लीजिए कि ये कोई फूड पार्टिकल है, बात नहीं कीजिए, ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे ये फूड पार्टिकल है, तो अमीबा धीरे धीरे इस फूड पार्टिकल्स की तरफ अट्रैक्ट होगी और इस फूड पार्टिकल के चारों तरफ डेवलप्ड कर लेगी क्या, स्यूडोपोडिया डेवलप्ड कर लेगी। तो स्यूडोपोडिया डेवलप्ड कर लेगी ये अमीबा।
तो अमीबा के द्वारा स्यूडोपोडिया का डेवलपमेंट होगा, जिसको फॉल्स पिट या कुटपाथ बोलते हैं, आप पढ़े होंगे। तो अमीबा उस फूड पार्टिकल्स के चारों तरफ किसका डेवलपमेंट करेगी? स्यूडोपोडिया। यानी ये कोशिका चाहती है कि उस फूड पार्टिकल्स को हम लोग क्या कर लें? ग्रहण कर लें। अंतर्ग्रहण मतलब होता है शरीर के अंदर प्रवेश कराना। अब धीरे धीरे ये अमीबा जो है ये फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर इंजेस्ट करेगी। तो जो स्यूडोपोडिया का दोनों फ्री इंड है वो आपस में क्या करेगा? मैच करेगा, धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आएगा और वो आपस में मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे ये फ्यूज करेगा तो यहां पे उसको अंदर की तरफ क्या कर लेगी? इनगल्फ कर लेगी। तो जब अंदर की तरफ इनगल्फ करेगी तो यहां पे अमीबा के अंदर ये पैक हो जाएगा, ठीक है ना। फूड पार्टिकल्स एक बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाएगी? पैक हो जाएगी। तो यहां पे ये फूड पार्टिकल जो है क्या कर लिया गया? पैक कर लिया गया। तो अमीबा के द्वारा इसने क्या कर लिया? अंतर ग्रहण कर लिया। तो अगर सेल मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी की नेचर नहीं होती तो आसानी से इसको ग्रहण नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे फूड पार्टिकल क्या हो गया? कैप्चर हो गया। तो फिलहाल यहाँ पे जो संरचना बनेगी इनगल्फ करने के दौरान वही क्या कहलाएगी? फैगोसोम कहलाएगी। तो एक आपको चीज याद रखना है कि जब कोई कोशिका या जब कोई सेल किसी बाहर से ठोस मटेरियल्स या फिर किसी पैथोजेंस को या फॉरेन मटेरियल को शरीर के अंदर प्रवेश कराती है तो वो कहाँ पैक होता है? फैगोसोम जैसा संरचना के अंदर पैक होता है। तो यहाँ पे अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल होता है जहां पे उसका डाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसको नाम दे दिया गया है फैगोसोम। तो आप ये पढ़े होंगे। तो अमीबा जिस प्रोसेस के द्वारा इसको अपने शरीर के अंदर प्रवेश कराई वही क्या कहलाएगा? फैगोसाइटोसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फैगोसाइटोसिस। तो यहाँ पे इसको किल नहीं कर रही है बल्कि इसको क्या करेगी? डाइजेस्ट करेगी। जो फाइनली वेस्ट मटेरियल होगा उसको एलिमिनेट कर देगी। तो समटाइम्स अमीबा के अंदर ये क्या कहलाता है? फूड वैक्यूल। तो आप जानते हैं कि फूड वैक्यूल जो है एक तरह का वैक्यूल है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो फूड को क्या करने का काम करते हैं? तोड़ने का काम करते हैं। तो ये कहानी हो गई आपकी फैगोसाइटोसिस। अगर वहीं कोई सेल बाहर से, ठीक है ना, इनटेक कर रही है किसको? लिक्विड फूड मटेरियल को, तब उसको नाम क्या देंगे? पिनोसाइटोसिस। यानी कोशिका के द्वारा तरल खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो इसको बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। तो यहाँ पे कोई मान लेते हैं कि आपको लिक्विड फूड मटेरियल है और वो लिक्विड फूड मटेरियल यानी तरल जो पदार्थ है वो कोशिका के अंदर प्रवेश कर रही है। तो ये जाकर एक छोटे से संरचना में पैक होगी जिसको नाम क्या देंगे? पिनोसोम। यानी पिनोसाइटोसिस के दौरान जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं या फिर लिक्विड मटेरियल है वो कहाँ जाकर पैक होता है? पिनोसोम में। और सॉलिड मटेरियल कहाँ पैक होता है? फैगोसोम में। तो ये दोनों संरचना बन चुकी है। अब सेल इसका क्या करेगी? यूटिलाइजेशन करेगी, ब्रेक डाउन करेगी, तोड़ेगी। तो अगर जो फूड मटेरियल या फिर जो भी मटेरियल बना था वो डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, वेस्ट रह गया है, उसको फिर ये जो वेसिकल्स है धीरे धीरे किधर बढ़ेगी? सेल मेम्ब्रेन की तरफ। सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज करेगी और फिर बाहर की तरफ निकाल देगी। इसको नाम देते हैं इक्जोसाइटोसिस, मतलब सेल वोमिटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इक्जोसाइटोसिस का मतलब हो गया प्रोसेस ऑफ इजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। यानी कोशिका झिल्ली के माध्यम से कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इक्जोसाइटोसिस। और इक्जोसाइटोसिस को हम लोग ने क्या नाम देते हैं? सेल वोमिटिंग। यानी कोशिका वमन या कोशिका का उल्टी करना। यानी सेल एक तरफ क्या की? खाना खाई, उसको नाम दिए सेल ड्रिंकिंग, सॉरी सेल ईटिंग, उसको बोला गया फैगोसाइटोसिस। और लिक्विड मटेरियल टेक की या वाटर टेक की ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में तो उसको नाम दिया गया पिनोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस के दौरान जो संरचना बना उसको नाम दिया गया फैगोसोम। और पिनोसाइटोसिस के दौरान जो संरचना बना उसको नाम दिया गया पिनोसोम। अब ये जो वेस्ट मटेरियल है शरीर के अंदर सेल के, उसको वो बाहर निकालेगी, रिलीज करेगी। तो शरीर से बाहर निकालेगी तो वो जो वेसिकल्स के अंदर पैक है वो वेसिकल धीरे धीरे कहाँ बढ़ेगा? आपको सेल मेम्ब्रेन की तरफ। और सेल मेम्ब्रेन से जाकर डिफ्यूज कर जाएगा और वेस्ट मटेरियल सेल के बाहर आ जाएगी। और इसी को नाम देते हैं इक्जोसाइटोसिस, मतलब सेल के बाहर किसी मटेरियल का, वेस्ट मटेरियल का जाना। और इसमें आपको इसको एक और नाम दिया गया है सेल वोमिटिंग। तो ओवरऑल आपने क्या सीखा कि जो बल्क ट्रांसपोर्ट है, ठीक है ना, अगर उस बल्क ट्रांसपोर्ट की आप बात कर रहे हैं तो बल्क ट्रांसपोर्ट
कितने तरीके का हो गया? 2 तरीके का। एक को नाम दिया गया एंडोसाइटोसिस और दूसरे को नाम दिया गया एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस बल्क ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा रूप है जिसमें सेल बाहरी वातावरण से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या ले रही है? सॉलिड फूड मटेरियल या फिर ड्रॉपलेट्स ग्रहण कर रही है। अब ये एंडोसाइटोसिस 2 तरह का है। अगर फूड सॉलिड मटेरियल ले रही है तो उसका नाम क्या देंगे? फैगोसाइटोसिस। अगर वो लिक्विड फूड मटेरियल टेक करिए तो उसको नाम देंगे पिनोसाइटोसिस। अब ये जो पिनोसाइटोसिस है इसका दूसरा नाम हो गया, सॉरी, फैगोसाइटोसिस का दूसरा नाम हो गया सेल ईटिंग और पिनोसाइटोसिस का सेल ड्रिंकिंग। ये 2 चीज आपको याद हो करना है। उसके बाद आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं कि जो फैगोसाइटोसिस के दौरान संरचना बन रही है उसका नाम क्या हो गया? और पिनोसाइटोसिस के दौरान जिस स्ट्रक्चर का नाम बन पिनो, तो ठीक है, और वेस्ट मटेरियल रिलीज कर रही है सेल से बाहर तो इसको नाम दे रहे हैं एक्सोसाइटोसिस, या इसी का दूसरा नाम हो गया सेल फूमेटिंग। क्लियर है यहां तक? तो 3 तरीके का ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना? तो बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब ही है कि बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स सेल के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सेल के अंदर या बाहर बड़ी मात्रा में आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो इसके 2 पार्ट हैं, फैगोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस के 2 पार्ट हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। तो ये ओवरऑल कहानी हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन की, और सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन की कहानी हम लोगों ने सीखा। अब इसके बाद हमें सेल के अदर कंपोनेंट्स के बारे में सीखना है जिसमें आ गया साइटोप्लाज्म। तो अभी तक हम लोग इन्वेलप के बारे में पढ़े, तो एक पढ़े ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा पढ़े सेल वॉल, तीसरा पढ़े सेल मेम्ब्रेन, और उस सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में सीखे। अब सेल मेम्ब्रेन के जब नीचे आएंगे तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में कंपार्टमेंट मिलता है, उसी कंपार्टमेंट को हम लोग नाम देते हैं साइटोप्लाज्म, जिसको नाम दिया गया है कोशिका द्रव्य। तो जो सेल होती है उस सेल में अगर बात करें हम लोग तो सेल के कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है और ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन और एक हो गया न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन तो अभी जस्ट हम पढ़े, चलिए कोशिका झिल्ली के बारे में सीखें। उसके बाद यहां पे न्यूक्लियस है और उसका मेम्ब्रेन है जिसको नाम क्या देंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी केंद्रक झिल्ली बोलेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केंद्रक की बाहरी झिल्ली और उसके बाद कोशिका झिल्ली, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, ठीक है ना, वो फ्लूइड पार्ट होता है, ठीक है ना, द्रवीय भाग होता है। तो यहां से लेकर यहां तक का भाग, ठीक है ना, क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य कहलाएगा। तो ये वाला हिस्सा कहलाएगा साइटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म को आप 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? तो फ्लूइड पार्ट ऑफ द, ठीक है ना, सेल, यानी सेल का जो तरल अधात्री भाग होता है उसको हम लोग नाम क्या देते हैं? साइटोप्लाज्म। या बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो एरिया होता है, जो फ्लूइड नेचर का होता है, जेली लाइक सबस्टांस होता है, उसको नाम क्या देते हैं? साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म को अगर ध्यान से देखें तो इसमें 2 पार्ट होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है और एक इसका लिक्विड पार्ट होता है। तो साइटोप्लाज्म को फर्दर 2 ग्रुप में बांट दिया जाता है। एक को नाम देते हैं साइटोसोल, क्या नाम देते हैं? साइटोसोल। और दूसरे को नाम देते हैं ट्रोफोप्लाज्म, ट्रोफोप्लाज्म। यानी एक तरफ बात करेंगे तो साइटोसोल जो है वो साइटोप्लाज्म का लिक्विड यानी पूरा तरल भाग है, और ट्रोफोप्लाज्म जो है उसका कौन सा भाग है? सॉलिड पार्ट। अब इमेजिन कीजिए जैसे आप चाय बना चुके हैं, तो चाय बनकर तैयार है तो उसमें क्या है? एक लिक्विड पार्ट है कंप्लीट, ठीक है ना, और एक तरफ चाय पत्ती है, ठीक है ना। तो चाय पत्ती वाला हिस्सा क्या हो गया आपका? ट्रोफोप्लाज्म। और जो चाय आप छान कर अलग करेंगे वो क्या हो गया? तो अगर आप साइटोप्लाज्म को फिल्टर कर रहे हैं, छान रहे हैं,
तो एक तरफ आपको सॉलिड कंपोनेंट मिलेगा और दूसरे तरफ लिक्विड तरल भाग, और एक तरफ मिलेगा ठोस भाग। तो जो लिक्विड पार्ट होता है उसी को नाम देते हैं, और जो सॉलिड पार्ट होता है उसको क्या नाम देते हैं? तो ये जो ट्रोफोप्लाज्म है, अब ये ट्रोफोप्लाज्म में दो पार्ट नजर आता है, ठीक है ना। एक पार्ट जो होता है लिविंग होता है और दूसरा पार्ट जो होता है नॉन लिविंग होता है। तो जो लिविंग पार्ट होता है उसको हम लोग नाम देते हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्या नाम देते हैं? और दूसरा इसमें एक और पार्ट होता है जिसको नाम देते हैं इंक्लूजन बॉडीज। क्या नाम देते हैं? तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है सेल ऑर्गेनल्स प्लस इंक्लूजन बॉडीज। तो पूरे तरीके से ये सेपरेशन हो गया। बांट दिया हम लोगों ने किसको? साइटोप्लाज्म को। तो आप बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म कितने हिस्सों में बटी हुई है? दो हिस्सों में, एक साइटोसोल और दूसरा ट्रोफोप्लाज्म। ट्रोफोप्लाज्म का दो कंपोनेंट है, एक लिविंग और दूसरा कंप्लीट नॉन लिविंग। तो लिविंग और एक्टिव पार्ट क्या कहलाता है? सेल ऑर्गेनल्स, यानी हिंदी में आप इसको कोशिकांग बोलते हैं, यानी कोशिका के अंग। आप ये भी सीखे होंगे। चलिए, तो ये कोशिकांग के बारे में बात हो रही है। और जो नाम हम लोग बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव, जो नाम बोला जा रहा है, जिस शब्द का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, ये शब्द दिया गया था स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। तो स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव जैसे शब्द का प्रयोग किया गया था। अब अगर आपसे बात किया जाए माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? तो साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम कहाँ है? तो साइटोप्लाज्म में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? साइटोप्लाज्म। यानी सेल के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है उस सबको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? तो मेटाबॉलिक प्रोसेस का साइट क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। अब बोला जाए प्रोटीन कहाँ बनेगा? साइटोप्लाज्म में। क्यों बनेगा? क्योंकि वहां पे क्या मौजूद है? राइबोसोम। सेल के अंदर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? तो साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पे आप एकदम याद रखिएगा, साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। यानी जो चयापचयी होती है, चयापचय का स्थल, यानी सेल के अंदर जितना भी रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज होता है वो सारा का सारा केमिकल चेंज कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। एक ये आपके काम का चीज है। दूसरा साइटोसोल ट्रोफोप्लाज्म, नाम किसने दिया? स्ट्रॉसबर्गर। आइए इसका फास्ट रीडिंग एक बार करके हम लोग देखते हैं। साइटोप्लाज्म का मतलब हो गया जेली लाइक सेमी फ्लूइड पार्ट which occurs between cell membrane and nuclear membrane is called cytoplasm। कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच जेली जैसा अर्ध तरल भाग होता है जिसे क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया? स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा दिया गया। अब ये साइटोप्लाज्म का दो पार्ट है, एक साइटोसोल और दूसरा क्या है? ट्रोफोप्लाज्म। तो साइटोसोल का मतलब क्या हो गया? फ्लूइड पार्ट ऑफ द साइटोसोल, यानी कोशिका द्रव के तरल भाग को क्या बोलेंगे? ये कैसा होता है? विस्कस, चिपचिपा, समजातीय या समांगी, क्रिस्टलो कोलोइडल लिक्विड, जिसमें क्या पाया जाता है? बड़ी मात्रा में आपको वाटर, एंजाइम्स, विटामिन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, और ये सभी चीज कहां भरे पड़े हैं? साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में। अब इसका दूसरा पार्ट क्या हो गया? ट्रोफोप्लाज्म, यानी पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म that contains cell organelles and non-living inclusion bodies is called, यानी आप बोल सकते हैं इंक्लूजन बॉडीज और सेल ऑर्गेनल्स दोनों को आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ट्रोफोप्लाज्म। यानी कोशिका द्रव का वह भाग जिसमें कोशिकांग और निर्जीव इंक्लूजन बॉडीज होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ट्रोफोप्लाज्म। ये दो चीजें ऐड हो गई। एक चीज आप और सीखे होंगे लोअर क्लास में, प्रोटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन दोनों को एक साथ मिला देंगे तो जो संरचना बनता है उसको क्या बोलते हैं? तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर कॉलेक्टिवली कॉल्ड एज, यानी उसी को हम लोग बोलते हैं जीव द्रव, यानी कोशिका द्रव और केंद्रक को सामूहिक रूप से प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। या फिर एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जीवन की जो भौतिक आधार होती है उसी को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव के नाम से जाना जाता है। और प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जेई पुरकिंजे। तो जेई पुरकिंजे के द्वारा जीव द्रव्य नामक शब्द का प्रयोग किया गया था। जैसे अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर को, ठीक है ना, तो अगर ये सेल है तो सेल की जो सबसे बाहरी कवरिंग दिख रही है उसको हम नाम क्या दे दे रहे हैं? तो इमेजिन कीजिए कि एक एनिमल सेल है यानी जंतु कोशिका है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होगा उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी केंद्रक झिल्ली बोलेंगे। चलिए, अब इन दोनों के बीच में आपको एक
जोन दिख रहा है जो कि हल्का नीला रंग का है, और इसको नाम क्या दे देंगे, साइटोप्लाज्म। यानी अब इसमें कुछ आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं, तो इन सबको एक साथ बोल देते हैं हम लोग क्या, ट्रोफोप्लाज्म। क्या बोल देते हैं? तो इस ट्रोफोप्लाज्म के दो पार्ट हो जाएंगे, एक सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग, और दूसरा हो जाएगा इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज। अब अगर बात करें, अगर हम इसमें से ट्रोफोप्लाज्म निकाल दें, ठीक है ना, तो शेष बचा हुआ हिस्सा क्या कहलाएगा, साइटोसोल। अब ये साइटोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियस ऐड कर दिए, तब हमारा क्या बन गया, प्रोटोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्म का मतलब हो गया साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। यदि आप न्यूक्लियस को हटा देंगे प्रोटोप्लाज्म में से, तो सिर्फ क्या दिखाई देगा आपको, इमेजिन कीजिए ये पूरा ब्लू वाला और रेड वाला जोन, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एक साथ क्या बना रहा है आपको, प्रोटोप्लाज्म। अब इस प्रोटोप्लाज्म का एक कंपोनेंट जो न्यूक्लियस, उसको बाहर निकाल दीजिए, ठीक है ना, तो अब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखाई देगा। तो इसलिए बोलते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, लाइफ जीवन का जो भौतिक आधार है वो कौन है, प्रोटोप्लाज्म। अब ऐसा क्यों, क्योंकि सेल के अंदर जितना काम हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया जो काम कर रही है, राइबोसोम जो काम कर रही है, गोल्जी बॉडी काम कर रही है, उन सब को कंट्रोल कौन कर रहा है, न्यूक्लियस। इसलिए न्यूक्लियस को डायरेक्टर ऑफ द सेल कहा जाता है। अब यहां से इसको हटा देंगे तो जीवन का फिजिकल बेस रह नहीं गया, सिर्फ एक तरह का क्या रह गया, जेली लाइक मटेरियल, जिसको नाम क्या देंगे, साइटोप्लाज्म। यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जब दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तब बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। इसलिए प्रोटोप्लाज्म को हम लोग फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये डेफिनेशन जूलियन हक्सले के द्वारा दिया गया था। उसने बोला था कि प्रोटोप्लाज्म जो होती है वो जीवन की भौतिक आधार होती है, फिजिकल बेसिस होती है किसका, लाइफ का। तो अब साइटोप्लाज्म जब हम पढ़ रहे हैं, तो साइटोप्लाज्म में से हम लोग को बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है, तो एक पढ़ना है आपको सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, और दूसरे तरफ पढ़ना है इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। यानी हमें सेल ऑर्गेनल्स में सीखना है कोशिकांग होती क्या है। तो सेल के अंदर जो भी काम हो रहा है वो काम उसके अंग के द्वारा किया जा रहा है। जैसे हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी काम है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, हमारे शरीर के अंदर मौजूद डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम के द्वारा। वो ऑर्गेन सिस्टम क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंग काम कर रहे हैं, यही ना बोलेंगे। वैसे ही सेल लिविंग स्टेज में है, सेल वर्क कर रहा है, अपने सभी फंक्शंस को सही तरीके से कर रहा है, इसका मतलब सेल के सभी अंग सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो एक तरफ हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, फिर दूसरे तरफ पढ़ेंगे हम लोग इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है ना, कोशिकांग, तो सेल की जो लिविंग, सिंपल भाषा में बोलेंगे, सेल की जो लिविंग और मेटाबॉलिकली एक्टिव, यानी वैसे भाग जो उपापचयी रूप से क्या है, सक्रिय है, और दूसरा चीज जो लिविंग संरचना है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग के नाम से जानते हैं। अब ये सेल ऑर्गेनल्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक मेम्ब्रेन बाउंड और दूसरा होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, यानी झिल्ली युक्त कोशिकांग और झिल्ली विहीन कोशिकांग। मतलब ऐसी कोशिका के कुछ अंग हैं जिनके पास चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं है, सेल मेम्ब्रेन की तरह कोई मेम्ब्रेन नहीं है, और किसी किसी के पास मेम्ब्रेन है। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होती हैं वो भी दो तरह की होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड या फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो कोशिकांग की अगर बात करेंगे तो मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स, यानी कोशिका द्रव की उपापचयी रूप से सक्रिय तथा जीवित संरचनाओं को क्या कहा जाएगा, कोशिकांग कहलाएगी। अब ये कोशिकांग दो तरह की हो गई, मेम्ब्रेन बाउंड यानी झिल्ली युक्त कोशिकांग, और दूसरा हो गया नॉन मेम्ब्रेन बाउंड यानी झिल्ली विहीन कोशिकांग। अब इस झिल्ली विहीन कोशिकांग के अंदर आपको दो चीज के बारे में स्टडी करना, एक राइबोसोम जिसको आप पहले से सुने हुए हैं, और दूसरा एक पढ़ेंगे आप सेंट्रोसोम जिसको तारक काय बोलते हैं। तो यहाँ पे आप दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक राइबोसोम और सेंट्रोसोम। ये पूरे सेल में दो ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास कोई कवरिंग नहीं है। अब आ गए मेम्ब्रेन बाउंड में, तो एक तरफ होगा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, मतलब एक हरी झिल्ली युक्त संरचना, और दूसरे तरफ होगा डबल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लाइसोसोम का नाम सुने, वैक्यूल का नाम सुने हैं, यानी रसधानी और लाइसोसोम, इन सब हम कहाँ पढ़ेंगे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। जैसे कि आप माइटोकॉन्ड्रिया सुने हैं, इसके अलावा प्लास्टिड सुने हैं, ये सब हो गए डबल मेम्ब्रेन बाउंड यानी दोहरी झिल्ली वाली संरचना। तो पूरे तरीके से हम लोग को इनके बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, राइबोसोम्स के बारे में, ठीक है ना।
तो बहुत सारी चीज आप राइबोसोम्स के बारे में जानते हो, कुछ चीजें जो है नई तरीके से मिलेंगी, यहाँ पे नया चीज मिलेगा। आगे शुरू करें राइबोसोम्स। चलिए तो ध्यान से सुनिए, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उन सेल ऑर्गेनल्स में सभी सेल ऑर्गेनल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हैं आप तो उसमें एक चीज मिलेगा, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। पहला ही लिखा होगा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम दिया है, उसमें आपको मिलेगा आपको पढ़ने के लिए 4 सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, ठीक है ना। तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके पहले जो एक छोटा सा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसका नाम क्या है, राइबोसोम्स, इस राइबोसोम्स को सीखेंगे, क्योंकि शुरुआती दौर में राइबोसोम प्लस इंक्लूजन बॉडी एक साथ दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की कहानी कह रही है कि कैसे कोई सेल ऑर्गेनल्स आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वे सभी अपना काम अलग अलग कर रहे हैं। इसमें 4 आएंगे, एक गोल्जी बॉडी आएगा, एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, एक वैक्यूल आएगा और एक लाइसोसोम आएगा। इन सब का अपना इंडिपेंडेंट वर्क है, अपना काम खुद से कर रहे हैं, लेकिन इन सबों का काम कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जब काम एक दूसरे से जुड़ा रहता है तो इसलिए इसको नाम दिया गया इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है ना। यानी अंतः झिल्ली संरचना उसको नाम दिया गया, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो कहानी जो शुरू होगी इसमें हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। तो कितने लोगों को जानकारी है राइबोसोम्स के बारे में? और आपसे कोई पूछे राइबोसोम्स क्या है, बोलिए, कुछ भी जानते हो? इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, ये बात सही है। अब इसके लोकेशन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, दूसरा पॉइंट ये भी सही है। और कुछ ईआर के सरफेस पे, मतलब कि अगर साइटोप्लाज्म में है तो स्वतंत्र रूप से है, या हो सकता है किसी सेल के ऑर्गेनल्स के अंदर है, या फिर किसी सेल के सरफेस से अटैच है। अच्छा ये तो इसका पोजीशन हो गया। कोई पूछे राइबोसोम्स क्या है, किसने खोजा, नाम किसने दिया, ठीक है ना, ध्यान से। नाम नाम दिया जॉर्ज। कुछ कुछ चीजें आप लोग जो है जानते हैं। चलिए तो राइबोसोम्स जो होता है, पहला चीज आपको याद रखना है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स, यानी आप बोल सकते हैं इसको सबसे छोटी कोशिकांग। यानी सेल के अंदर जो सबसे छोटी कोशिका का अंग है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, सबसे छोटी कोशिकांग कौन सी है, राइबोसोम। राइबोसोम जो है ऑब्जर्व्ड, यानी सबसे पहले इसको देखा गया था 2 व्यक्तियों के द्वारा, जिनका नाम था रॉबिन्सन एंड ब्राउन। तो रॉबिन्सन एंड ब्राउन के द्वारा राइबोसोम्स को देखा गया था कहां पे, प्लांट सेल में, यानी पादप कोशिका में। यानी प्लांट सेल में सबसे पहले राइबोसोम्स को देखने वाले 2 साइंटिस्ट यानी 2 व्यक्ति कौन थे, रॉबिन्सन एंड ब्राउन। इन्होंने कहां देखा था, किस प्लांट सेल में देखा था, तो बोलेंगे जो बीन होता है उस बीन के, ठीक है ना, रूट सेल्स में, यानी जड़ की कोशिकाओं में उन्होंने इसको देखा था। लेकिन पूछा जाए अगर क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी, यानी इसके खोज के श्रेय किसको दिया गया, तो जॉर्ज पैलाडे को। यानी जॉर्ज पैलाडे के द्वारा सबसे पहले इसे कहां देखा गया, एनिमल सेल में, यानी जंतु कोशिका में। यानी जंतु कोशिका में इन्होंने इनको ग्रैनुलर यानी दानेदार संरचना के रूप में ऑब्जर्व किया, देखा। इसके अलावा राइबोसोम जो शब्द है, हम जो नाम बोल रहे हैं राइबोसोम, ये राइबोसोम शब्द भी किसके द्वारा दिया गया, पैलाडे के द्वारा ही दिया गया। इसलिए राइबोसोम्स को लोग नाम देते हैं पैलाडेस पार्टिकल्स। क्या नाम देते हैं, पैलाडेस पार्टिकल्स। तो राइबोसोम का एक और नाम हो गया, इन्हें पैलाडेस पार्टिकल्स भी कहा जाता है। आप ये भी पढ़ोगे जो राइबोसोम्स है वो 2 चीज के मिलने से बना रहता है, आरएनए एंड प्रोटीन। तो आरएनए और प्रोटीन के ये मिलने से बना रहता है। तो यहां पे इसलिए इसको बोला गया है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन ग्रैनुअल्स। क्या बोला गया है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन ग्रैनुअल्स।
यानी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन ग्रैन्युल्स का मतलब कि ये बना हुआ है आरएनए और प्रोटीन, यानी सेल के अंदर आरएनए और प्रोटीन के मिलने से बनी हुई ग्रैनुलर दानेदार संरचना है। उसी दानेदार संरचना को नाम क्या दिया गया? राइबोसोम्स। तो ये जो राइबोसोम्स है तो ये मेम्ब्रेनलेस, क्या बोल सकते हैं? मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल्स है, यानी झिल्ली विहीन कोशिकांग होती हैं। इनके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन जैसी कोई संरचना उपस्थित नहीं होती है। तो सेल की पहली ऐसा सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग का नाम बताइए जो सबसे छोटी है, तो नाम क्या आएगा आपके पास? राइबोसोम। दूसरा, इसके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, कवरिंग नहीं है। किसके द्वारा सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया गया? तो रॉबिन्सन एंड ब्राउन के द्वारा। कहां पर? प्लांट सेल के अंदर। लेकिन एनिमल सेल, जंतु कोशिका के अंदर सबसे पहले इसको किसने देखा? तो इसलिए क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी, खोज का श्रेय किसको दिया गया? जॉर्ज पैलाडे को। और इन्होंने ये भी बताया कि जो हम लोग नाम आजकल ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, दानेदार संरचना जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, जो आरएनए और प्रोटीन के मिलने से बनी हुई है, उसको नाम दिया गया राइबोसोम्स। किसके द्वारा? जॉर्ज पैलाडे के द्वारा। तो पैलाडे का कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा है, इसलिए इसके नाम पे इसको नाम दिया गया क्या? पैलाडेज पार्टिकल्स। तो यहाँ पे आप एक चीज और सीखेंगे कि जो राइबोसोम्स है, ठीक है ना, इसे एक और नाम दिया गया है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, यानी इसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों कहा जाएगा? कोई पूछेगा तो बता पाएंगे आप? क्योंकि सेल के अंदर प्रोटीन का निर्माण, यानी सेल के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम्स के द्वारा किया जाता है। मतलब ये मैन्युफैक्चरर साइट है, इसलिए इसको नाम दे रहे हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। तो राइबोसोम्स कहां पाई जाती है? अगर आपसे पूछा जाए इसके ऑकरेंस के बारे में, ठीक है ना, और आपसे पूछा जाए ऑकरेंस ऑफ राइबोसोम्स, यानी राइबोसोम्स कहां कहां आपको देखने को मिलेंगे, तो पहला चीज अगर आपसे पूछा जाए क्या ये प्रोकैरियोटिक सेल में है या नहीं है, यानी इसकी उपस्थिति की बात करेंगे तो बोलेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। दूसरा चीज, यूकैरियोटिक सेल्स में है कि नहीं है? अच्छा, ये यूकैरियोटिक सेल्स में भी है। यानी सेल के आधार पे देखा जाए राइबोसोम्स दो तरह का हो गया, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स और यूकैरियोटिक। अच्छा, इसके अलावा और कहीं भी मौजूद है? अच्छा, तो साइटोप्लाज्म मतलब क्या? प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म नहीं है? अच्छा, तो यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में ये साइटोप्लाज्म भी मौजूद है। अच्छा, चलिए, इसके अलावा ये सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग में भी मौजूद है। अब यहीं पे आपको ध्यान रखना है, कोशिकांग अब कहने का मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या है? राइबोसोम। और क्लोरोप्लास्ट यानी जो हरित लौक होता है उसके अंदर भी क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा, यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो होता है 80S टाइप, ठीक है ना, और साथ ही साथ 70S टाइप। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा टाइप पाया जाता है? अभी आगे पढ़ना है 80S टाइप और 70S टाइप क्या होता है। और साइटोप्लाज्म में कौन सा पाया जाता है? 80S। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पाया जाता है? 70S। तो ध्यान से देखिएगा, ये बता रहा है कि जो राइबोसोम है वो स्वतंत्र रूप से कहां पाए जा सकते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो 80S टाइप वाले होते हैं और सेल के ऑर्गेनल्स के अंदर हैं, ठीक है ना। सिर्फ दो ही जगह हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया में और दूसरा क्लोरोप्लास्ट में, तो वहां पे 70S टाइप। अगर वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए हैं तो कहां पे जुड़े हुए हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको बोलते हैं RER, इसके सतह पे भी राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो RER होता है वो प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है, पढ़े होंगे, जबकि SER लिपिड के निर्माण में भाग लेता है। तो RER के पास क्षमता है। क्यों ऐसा क्षमता है? क्योंकि उसके सरफेस पे क्या जुड़ा हुआ है? राइबोसोम्स, और उसके कारण वो क्या बना पा रहा है? आपको प्रोटीन का सिंथेसिस कर पा रहा है। तो अभी और भी चीजें हैं जो इसमें सीखनी है। राइबोसोम्स के भी स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखेंगे, लार्जर यूनिट, स्मॉलर यूनिट, फिर डाइमर फॉर्मेशन सीखेंगे, कैसे वो यूनिट बना हुआ है, उसको जोड़ने के लिए कौन सा साल्ट चाहिए, ये सीखेंगे, और एक पॉलीराइबोसोम की घटना सीखेंगे। तो अभी सब चीजें बाकी हैं, ठीक है ना। तो आगे हम लोग इसको सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में।